All right. Hi, everyone. Good evening. Yeah. Hi. Good evening, Samarth. Hi, Tanmay. Good evening, Kushal. Good evening, Gaurav. Good evening, Rudra. All right. So आज हम लोग अपना आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट करेंगे and also we'll do some quick discussion of questions that you may have from chemical equilibrium का booklet. ठीक है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना एंड आई एम अज्यूमिंग थोड़े बहुत ही क्वेश्चन ट्राई कर पाए होगे. रिसेंटली ही होमवर्क मिला था आपको, सो लेट्स सी कितने डाउट्स आप लोगों के पास में रहेंगे. आज मैं आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, बट उसके बेसिस पर कुछ खास होमवर्क मिलेगा नहीं, तो यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एट योर डिस्पोजल दैट आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बुकलेट कंप्लीट कर सको. ठीक है, ऑल राइट. सो आज का डिस्कशन आयनिक इक्विलिब्रियम का स्टार्ट करते हैं विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड. ठीक है, द बैकग्राउंड दैट आई वुड वांट टू डिस्कस विद यू, यहां पर नोटिस करना, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में इन द लास्ट क्लास डिस्कस नहीं किया था. The background behind ionic equilibrium is the fact that each and every question of ionic equilibrium that we are going to solve for pH calculations and all can be solved via the knowledge of chemical equilibrium. Right? In fact, आप NCERT नोटिस करोगे, ठीक है, तो NCERT में चैप्टर का नाम है सिर्फ इक्विलिब्रियम. ठीक है, उसमें ऐसे आयनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम करके अलग से चैप्टर नहीं है. Because the underlying concepts of this chapter are going to be what we have studied in chemical equilibrium. But the difficult aspect is that in this chapter, almost every question is a case of simultaneous equilibrium. तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, मतलब हमने तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम करना लास्ट क्लास में सीख लिया था, व्हाट्स द हार्म, क्यों नहीं कर सकते अब हम? वेल, द प्रॉब्लम इज, मैंने आपको लास्ट क्लास में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सॉल्व करके बताया ही नहीं. द रीजन इज दैट उसका सॉल्विंग
isn't something which is as easy as it might look. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नोटिस करना, let's say you have H3PO4 का aqueous solution. ठीक है, और let me actually make it a bit more easier. मान लो कार्बोनिक एसिड का सोल्यूशन है, H2CO3 का सोल्यूशन है. ठीक है, एंड मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, आपने थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ ही लिया है, तो आपको इफ आई से समथिंग लाइक दिस, गिवन Ka1 Ka2 and concentration, ठीक है, C stands for molar concentration of H3PO4. Determine pH of the solution. ठीक है, let's say this is a very standard simple kind of question that you might encounter in ionic equilibrium. Now if you try to solve for it, आपको K1 K2 समझ में आता है ना? Is there anyone who does not understand K1 K2? Although मैं इस चैप्टर में बताऊंगा, but I'm assuming कि आपने GOC में पढ़ लिया होगा. हाँ, the first dissociation constant and the second dissociation constant. हाँ, KPK वाला. ठीक है, सो होता क्या है यहां पर नोटिस करना, दैट अगर मैं H2CO3 को पानी में डाल रहा हूं तो इट विल डिसोसिएट इनटू H+ and then HCO3 minus as per the equilibrium constant Ka1. ठीक है, this is the first dissociation constant, and this HCO3 minus will further dissociate to give you H+ and CO3 2 minus. This is the way in which we should proceed by writing it. ठीक है, मैंने आपको पहले इनफैक्ट लास्ट क्लास में वार्न भी किया है कि इसका कंबाइंड इक्वेशन मत लिखना. don't write something like this, H2CO3 aqueous giving 2H+ plus CO3 2 minus. ये मैंने करने से मना करा है. क्यों मना करा है, किसी को याद है लास्ट क्लास का? वाई सेट कि ऐसे कंबाइंड फॉर्म में मत लिख देना बिफोर सॉल्विंग. करेक्ट. इसमें हम लोगों ने ये गलत अजम्पशन ले लिया दैट HCO3 माइनस है ही नहीं सोल्यूशन में, राइट, कि जितना HCO3 माइनस बना था वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया. गुड, चलो याद है आप लोगों को. तो ऐसे कंबाइंड फॉर्म में तो नहीं करना होता है. अब नोटिस करना, मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? C0 0 C minus X X X, पहला वाले का एनालिसिस कर लिया. फिर दूसरे पे आए, X X 0 X minus Y X plus Y and Y. Now before I start solving, I need to make sure that common species have the same concentration throughout. तो एक्चुअल में H+ कितना होगा? X plus Y, and HCO3 minus कितना होगा? Will it be X or will it be X minus Y? It will be X minus Y. Great.
Now you might say or you might think कि हो गया अब तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल k1 is equal to x plus y into x minus y upon c minus x, k2 is equal to x plus y into y upon x minus y. ठीक है. Now you might look at this and say दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, जो कि मैं जनरली करता आता हूं आप लोगों के साथ में. बट देन दिस इज एक्चुअली नॉट टू लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स. What you are seeing in front of you is a system of non-linear equations. X square, y square, xy, ये सब टर्म्स यहां पर आएंगे. And those who are interested in solving it maybe can take an attempt. जान निकल जाएगी. But you might not be able to solve for x and y in terms of k1, k2. अगर you are very good at math, तो फिर भी है possibility. You might be able to achieve it. Now this is the sad reality about simultaneous equilibrium. इनके आउटकम्स, इनके जो एक्सप्रेशंस बनते हैं वो जनरली ऐसे ही बनते हैं जो कि मैन्युअली सॉल्व कर पाना मुश्किल है. हाँ, कल को अगर लेट्स से बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है एंड लेट्स से दे इवन गिव यू एन ऑप्शन ऑफ अ कैलकुलेटर जिसमें आप इक्वेशंस डाल के सॉल्व करके वो आंसर निकाल के दे दे आपको, तो फिर ये आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, देन ये चैप्टर पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा बिकॉज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम that you have encountered in ionic equilibrium can be solved via this concept that you have studied in chemical equilibrium, the concept of simultaneous equilibrium. लेकिन क्योंकि अब आपको कैल्सी नहीं दिया जाएगा, आपको एक सॉफ्टवेयर एक टूल नहीं दिया जाएगा which can solve such equations for you. So what happens is you need to study the values of the data that is given to you and figure out the approximations that can help simplify these calculations for you. जब आप डेटा देखोगे आपको अभी नहीं स्ट्राइक करेगा, थोड़े टाइम बाद मैं बताऊंगा. लेट्स से टिपिकल 0.1 मोलर सॉल्यूशन होगा. K1 का वैल्यू विल बी मच ग्रेटर देन K2 का वैल्यू. ये लेट्स से 10 की पावर -8 होगा, ये 10 की पावर -11 होगा. ठीक है, ऐसे ऐसे वैल्यूज आपको मिलेंगे. तो फिर you will be able to come up with certain approximations like C is much greater than X is much greater than Y. ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन कैसा है मुझे आता है. ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं. क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ है एंड मुझे इसके पीछे का बैकग्राउंड पता है, इसलिए मेरे को अप्रोक्सीमेशन पता है और मैं इसलिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. आपसे नहीं एक्सपेक्टेड था कि आपको ये अप्रोक्सीमेशन स्ट्राइक भी करेगा इन द फर्स्ट को. बट विथ टाइम practicing these questions or such questions will make you figure out these approximations. Taking these approximations, this becomes a solvable system. अब notice करना, ये x plus y को मैं x लिख सकता हूँ, x minus y को भी मैं x लिख सकता हूँ, c minus x को मैं c लिख सकता हूँ, right? क्योंकि c is much greater than x, x is much greater than y. x plus y को मैं x लिख सकता हूँ, y को as it is रहने दे सकता हूँ एंड x minus y को भी मैं x लिख सकता हूँ. And this makes the system solvable. This is the crux of this entire chapter. You will come across cases of such simultaneous equilibrium and they
aren't something which you can solve always by the basics. तो आपको ये approximations यूज करने पड़ेंगे एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस कई बार इससे फॉर्मूलाज क्रिएट हो जाएंगे. तो आप नोटिस करोगे जब मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा तो काफी सारे फॉर्मूलाज इस चैप्टर में आएंगे. नाउ वो फॉर्मूलाज ध्यान में रखना वुड मेक यू कॉन्फिडेंट अबाउट द चैप्टर. जनरली आई डोंट प्रेफर मेकिंग स्टूडेंट्स रेटोफाई लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, बट ये चैप्टर का नेचर ऐसा है दैट यू कांट अफोर्ड टू मिस दोज फॉर्मूलाज. ठीक है, और ये सॉल्व करने के बाद में मैं अप्रोक्सीमेशंस वैलिडेट भी करा करूंगा. ठीक है, एरर्स लेस देन 5% आर समथिंग विच विल बी इग्नोर्ड. ठीक है, तो ये इसका बैकग्राउंड है. अब कैसे हम इसमें प्रोसीड करेंगे? स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा थियोरेटिकल रहेगा, तो उस थियोरेटिकल पार्ट को फोकस करना. हाँ, वो अप्रोक्सीमेशन कैसे लिया समर्स वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में. वही चीज हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे. हाँ, दिस इज गोइंग टू बी अ बिगर चैप्टर एज कंपेयर टू the previous chapter, ionic equilibrium. Ionic equilibrium was quite simple, systematic, a welcome relief after studying thermodynamics. But this chapter, ionic equilibrium, is going to be a bit of a challenge. ठीक है, now एक चीज और रहती है. ठीक है, ध्यान से आप समझना. कई बार इस चैप्टर से, ठीक है, आप नोटिस करोगे बहुत इजी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं. बट बिकॉज चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, बट बिकॉज क्योंकि चैप्टर में वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इजी से डिफिकल्ट, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स टेंड टू गिव अप ऑन दिस चैप्टर. दे आर लाइक यार ठीक है ना, एक चैप्टर छोड़ देंगे, 100 चैप्टर में से तो कोई बहुत बड़ा खेल नहीं हो जाएगा. And I would not discourage that line of thought, but I would request you to be a bit smart about it. Even if the chapter is difficult, but still it has got certain sections which are easy to grasp and get the answers to. क्योंकि आप नोटिस करोगे, बी इट जेई मेंस का एग्जाम, जेई एडवांस्ड का एग्जाम, और वट एवर अदर एग्जाम्स दैट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर, इन सब एग्जाम्स में एक सिंपल थॉट प्रोसेस रहता है दैट 30-40% क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इजी, 30-40% क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी मॉडरेट, 20-30% क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो अगर आयनिक इक्विलिब्रियम का इजी क्वेश्चन आ गया तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट फॉर यू. तो डोंट leave the chapter at any cost. If you find it difficult, focus on the easier parts, focus on the basic stuff, make sure that is taken care of. Because the reason why I'm telling this is because is chapter mein you are going to experience certain level of difficulties. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद में लगता है क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम इतना इजी सा चैप्टर करके थोड़ा स्ट्रगल आता है. All right. Given this background, let's begin this discussion of ionic equilibrium chapter. Now, as you can see, यहाँ पर the same concept of equilibrium is to be studied, but that equilibrium is between molecules and ions. That's why the name given ionic equilibrium chapter. Now, substances which give ions in the solution are called as electrolyte, whereas on the other side, substances like sugar, glucose, when dissolved in water, they just homogeneously mix around. They don't dissociate into their constituent ions. They are called as non-electrolyte. इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, because we want to study the concentration of ions that would be produced upon dissolving certain substances.
Now, further categorization of electrolytes is important to understand. We have two types: strong electrolyte, weak electrolyte. This is something which you might have seen as a definition before also. Strong electrolytes are substances which completely dissociate into their constituent ions. Right? For example, HCl is an example of a strong acid, or you can say it's a strong electrolyte. When dissolved, it completely dissociates into H plus and Cl minus. When I say complete, it is like almost complete. ठीक है, इनका जो K होता है, equilibrium constant, that will be a really large value. So we generally represent their equation or dissociation with a single headed arrow, highlighting कि ये completely अपने आयंस में dissociate हो रहा होगा, almost completely 99.999999%. तो practically for us it is 100% only. And then there are weak electrolytes which dissociate partially. Their alpha is less than 1. And we represent their dissociation using a double-headed arrow, highlighting the fact that it is an equilibrium. This dissociation could be insignificant or significant depending upon the equilibrium constant values. Now, when you will start solving questions in this chapter, you will realize that many questions expect certain common examples from you, that you are able to remember those examples and tell whether they are strong electrolytes or weak electrolytes. They are strong acid, strong base, or weak acid, weak base. So I have a list of certain compounds over here, and it's a compilation which I'm not expecting कि आप लोगों को अभी से याद रहेगा, बट विद टाइम, ठीक है, इसको नोट्स में जरूर रखना एंड बार बार रेफर करना. ठीक है, क्वेश्चन में आप पढ़ोगे और आपको नहीं याद आएगा कि अरे ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, मुझे आइडिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने नोट्स में जाओ, रेफर करो, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स यू रेफर इट, the better it will be for you. You will be able to then remember these common examples at least. Okay, these are all certain common inorganic acids and bases which are expected from you to be remembered. एक क्विक रन थ्रू कर लेते हैं इनका. सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. यू हैव सर्टेन स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू. These are the common examples: HCl, HBr, Hi. These are strong acids. That is, when dissolved in water, they completely dissociate into their constituent ions. ठीक है, नोटिस करना HF, ठीक है, यहां पर ये HF is a weak acid. HF isn't a strong acid. When dissolved in water, it partially dissociates, not completely. Then HNO3, HClO4, these are also two important examples of strong acids that you need to remember: nitric and perchloric acid. ठीक है, इनके नाम भी आप धीरे धीरे अब याद करने की कोशिश करना. ठीक है, HNO3 stands for nitric acid, HClO4 stands for perchloric acid. ठीक है, अच्छा, यहां पर नोटिस करना नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बट नाइट्रस एसिड वीक होता है. HNO2 that is classified in the weak acid category. ठीक है, HClO4 परक्लोरिक एसिड. ठीक है, अभी यहाँ पे GOC वाला दिमाग मत लगाने बैठ जाना कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें प्लस एम इफेक्ट है, अनायन की स्टेबिलिटी क्या है, कैसा है, वो सब ऑर्गेनिक के लिए रहने दो. ठीक है, अभी डोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है. इस चैप्टर में नहीं पूछेंगे ऐसा आपसे, वो सब आपने GOC में कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे.
HClO4 पर क्लोरिक एसिड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। क्लोरीन के और जो ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है, समथिंग लाइक HClO3, HClO2, HOCl, these are all weak acids, ठीक है, they partially dissociate, ठीक है। दिस इज हाइपोक्लोरस क्लोरस क्लोरिक एसिड्स, ठीक है। धीरे धीरे नाम फिगर आउट होते जाएंगे। ऑल्दो यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस दीज कंपाउंड्स अगेन, जब आप इनऑर्गेनिक में लेट्स से पी ब्लॉक पढ़ोगे, तो पी ब्लॉक में कैसा होता है, यू विल गो कॉलम बाय कॉलम, within a column, within a group, you will study each element and उसके certain important compounds। तो जब आप क्लोरीन पढ़ोगे तो क्लोरीन के ये ऑक्सी एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स लाइक HCl, ये सब आएंगे ही सही, दोबारा आएंगे, इनके नाम वगैरह भी आएंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज अभी से गेन करते हुए चलो। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इस पे मैंने एक स्टार मार्क लगा रखा है। ये स्टार मार्क इसलिए लगा रखा है, यहाँ पे नोटिस करना, सल्फ्यूरिक एसिड में जो पहला H होता है, like there are two ionizable H in this molecule, the first H is strong, it completely dissociates into its constituent ions. However, the second H is weak, it partially dissociates into H plus and SO4 2 minus. This piece of knowledge is only used when specified in question. Otherwise, for all questions which don't specify this, you will assume that H2SO4 is completely dissociating both its H plus. ठीक है, this is to be used only and only when question में अलग से specify करा हो। बुकलेट में अगर H2SO4 के ऊपर 10 क्वेश्चन है तो 8 में you have to take H2SO4 completely dissociating into H plus, as in both the H plus, and 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डेटा दिया हुआ है, जिसमें ये Ka2 का इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो दैट इज अ हिंट फॉर यू कि ओके वी डोंट हैव टू टेक द सेकंड H plus टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ठीक है। K1 का वैल्यू कभी नहीं मिलेगा क्योंकि K1 इज लार्ज, K1 इज लार्ज, तो लार्ज का वैल्यू देके कोई फायदा नहीं होता है, आपको कंप्लीटली डिसोसिएट कराना ही है, ठीक है। बट K2 का वैल्यू मिल गया तो दैट्स अ हिंट फॉर यू। नाउ look at the example of strong base. This is pretty simple. Hydroxides of alkali and alkaline earth metals, ठीक है। इसमें भी आप लिथियम बेरिलियम का छोड़ देना, बट उनके अलावा जो है NaOH, KOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, कॉमन वंस, they are going to behave like strong base, completely dissociating into their cation and OH minus ions, ठीक है। सॉल्ट्स अलग से डील करेंगे बाद में। वीक एसिड वीक बेस पे फोकस करना, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड टिपिकली जो आएंगे आपके सामने, लाइक एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब, बेंजोइक एसिड, ये सब वीक एसिड की कैटेगरी में रहेंगे। इनऑर्गेनिक के कुछ एग्जांपल्स नोटिस करना यहां पर। फॉर एग्जांपल बोरिक एसिड H3BO3। नाउ बोरिक एसिड के ऊपर भी मैंने एक स्टार मार्क लगा रखा है। डज एनीवन नो व्हाई दैट स्टार मार्क इज देयर ऑन बोरिक एसिड? Is there something peculiar that you know about boric acid from your junior classes? ऐसा कुछ शेयर करना चाहोगे? H3BO3 में दिखते 3 H हैं, बट इनमें से एक भी रिलीज नहीं होता।
H3BO3 में दिखते 3 H है बट एक भी रिलीज नहीं होता. इनफैक्ट द वे इन विच H3BO3 बिहेव्स एज एन एसिड वो यहाँ पे नोटिस करना. इट बिहेव्स लाइक अ लुईस एसिड. ठीक है, आपने जो ऐसे एसिड बेस थ्योरी पढ़ी होगी ना, अरेनियस, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, लुईस. नहीं पढ़ी है तो मैं पढ़ाऊंगा वैसे भी. आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू देम ऊपर ऊपर से. तो यहाँ पर जो बोरिक एसिड है दैट इज एक्चुअली, it is actually not a monoprotic acid. Monoprotic is used for Bronsted and Lowry theory. This is not a Bronsted and Lowry theory wala acid. It is not giving H plus. What it does is it accepts electron pair from H2O. It is acting as a Lewis acid. And as a consequence, giving H plus. So this H plus comes from H2 molecule. So ये थोड़ी सी अलग सी बात है. इसके अलावा जो दूसरे एसिड से जो अपन कॉमनली देख रहे थे, लाइक फॉर एग्जांपल ये ऊपर इसके आसपास के कुछ एग्जांपल, जैसे कार्बोनिक एसिड. तो कार्बोनिक एसिड मैंने आपको दिखाया, कार्बोनिक एसिड खुद अपना H प्लस लूज कर रहा है. ठीक है, सो दैट्स लाइक अ नॉर्मल ब्रोंस्टेड एंड लॉरी एसिड. बट H3BO3 बोरिक एसिड इज अ बिट डिफरेंट. नाइट्रस एसिड जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग होता है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 ये भी वीक होता है. ठीक है, अच्छा. देन यहां पर ये फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स देखना, H3PO4, H3PO3, H3PO2. ठीक है, इनके आगे भी स्टार लगा रखा है. दे आर समथिंग विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी. ये हमने केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे भी देखे थे, तो दे कम हैंडी. इनका नॉलेज आगे भी यूज आएगा. द थिंग इज दैट H3PO4 दिखने में 3 हाइड्रोजन है और तीनों के तीनों आयोनाइजेबल होते हैं. दिस इज प्रीटी स्टैंडर्ड फॉस्फोरिक वाला. बट H3PO3 जिसको हम लोग फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, इसमें दिखते 3 है बट आयोनाइज 2 ही होते हैं. The hydrogen that is directly attached to phosphorus isn't ionizable. That doesn't come out. H3PO2 hypophosphorus acid. इसकी basicity सिर्फ 1 है because the 2H attached directly to phosphorus aren't ionizable. Only the one which is directly attached to O is the one which is ionizable. ये हमने chemical bonding के time पे भी देखा था. ठीक है. Then apart from this H2S, HCN, ठीक है, ये सब weak acids हैं. Hydrogen cyanide is a weak acid. Acetic acid, benzoic acid, formic acid, ये सब weak acid के examples हैं. वीक बेस के ऊपर फोकस करेंगे. ठीक है, तो वीक बेस के ऊपर यहाँ पे नोटिस करना. हाँ, HCN ऑर्गेनिक में ही आ गया. HCN इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली. वीक बेस पे फोकस करना. NH4OH और अमोनिया, दैट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ वीक बेस. Aniline, various amines. In fact, hydroxides of certain D block metals that you are going to come across are going to be your example of weak base. इतना basic knowledge इनके लिए काफी है. ठीक है, so ये common examples है. By no means this is an exhaustive list, but something that will help you a lot, especially जब आप reactions वगैरह देखोगे, acid base reactions, salt formations, तब काम आएगा. All right. Next theoretical concept notice करना, comparing strength of acids and bases. Now this is a topic which you have studied in depth a lot in detail in GOC, so we aren't going to go in any of those underlying factors that why is some acid stronger, why is some acid weaker. What we are interested in this chapter is from the perspective of
numericals from the perspective of quantitative analysis. तो यहां पर नोटिस करना one very important aspect, that strength of acids isn't compared by pH values. pH value जो है वो strength of solution देता है. For example, as you can see, a very dilute solution of HCl may have a pH of 6. That means the solution is weakly acidic. It doesn't mean HCl is a weak acid. HCl by its definition is a strong acid because of the fact that it completely dissociates into H plus and Cl minus ions. आपने डाला ही थोड़ी सी क्वांटिटी में तो ठीक है, solution weakly acidic हो गया. Right? So pH is an indicator of strength of solution, not the strength of acid. Strength of acid is based on its tendency to give H plus, and this tendency is quantified. In terms of its equilibrium constant called as acid dissociation constant, Ka. Right? So you are familiar with this Ka. अब notice करना, there is some basic background detail which I am going to share with you यहाँ पर. तो ध्यान से सुनना, ध्यान से focus करना. In many books, ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है जो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं. ठीक है, अदरवाइज आई जनरली don't highlight this. In many books, in fact, this is more common representation. नीचे वाला. एसिटिक एसिड को जब पानी में डाला, ठीक है, तो एसिटिक एसिड aqueous giving CH3CO minus plus H plus, and इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको नाम दे देते हैं Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू CH3CO minus into H plus upon CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन. अब इन मोर स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, तो ज्यादा फिरंग ऑथर्स की बुक रहती हैं जो ज्यादा नाक वाले होते हैं, they tend to write it in this way: CH3COH plus H2O giving CH3CO minus plus H3O plus. And this H3O plus is nothing but H plus only. H plus exists in form of H3O plus in aqueous solution. ठीक है, ये CH3 COH ने H plus दिया और H2O ने ले लिया. CH3COH ने H plus दिया तो क्या बचा? CH3CO minus. H2O ने H plus लिया तो क्या बना? H3O plus. ठीक है, so it is basically H plus in water is going to exist in form of this hydronium ion. Now इसका equilibrium constant is written as CH3CO minus into H3O plus का concentration upon CH3COH and H2O का concentration. The thing is that H2O is a solvent, so it is going to be present in large quantity. Its concentration is constant, doesn't change much. It's constant. तो उसको क्या करते हैं? इसके साथ में मर्ज कर देते हैं. ठीक है, it's merged with KEQ, and this KEQ
into H2O, क्या बनेगा? Will be this expression CH3CO minus into H3O plus upon CH3COH, which can also be written as CH3CO minus into H plus upon CH3COH. And this is your K. ठीक है, which is इतना तामझाम ना करके डायरेक्टली इस फॉर्म में कॉमन बुक्स में रिप्रेजेंट करा जाता है. ठीक है. हाँ, इसमें एक वैलिड क्वेश्चन गौरव ने बोला है दैट H2O तो लिक्विड है, तो उसका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग उसका एक्टिविटी 1 ले लेंगे एंड काम चलाएंगे. वेल, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में ठीक था एंड आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी ठीक ही रहेगा. However, there are certain sections जहां पर rather than taking the activity as 1, we would take the value of the molarity and use it. क्यों करेंगे, कहां पे करेंगे, छोटा सा पार्ट रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा. Otherwise, you don't really need to be bothered about it. ठीक है, you need to focus or on this the more common representation. ये मैंने इसीलिए आपको बताया. ठीक है, नोटिस करना, मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि जस्ट कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन आएगा. ठीक है, जब किसी स्टैंडर्ड बुक में वो ऐसा वाला रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो जस्ट टू एलिमिनेट दैट कंफ्यूजन मैंने बता दिया. अदरवाइज आप यही यूज करोगे. दिस इज व्हाट योर सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ Ka इज गोइंग टू बी. ठीक है. Now, when talking about comparing acid strength, तो from numerical perspective you can see अगर Ka का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो H प्लस भी ज्यादा रिलीज होगा. Cause and effect. So you come with an understanding over here that greater the Ka, greater is the dissociation, stronger is the acid. Similarly, अच्छा, before I jump to base, यहाँ पे notice करना, for strong acids, notice करना, like जैसे HCl हो गया, strong acid का example हो गया. For strong acids, Ka values are pretty large and they will not be reported in questions. ठीक है, generally not reported in questions. Why? Because क्या करोगे लार्ज वैल्यू का, कोई सेंस ही नहीं बनेगा उसको यूज करके. आपको सिंपली मान लो दिया हुआ है कि 0.1 मोल डाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको 0.1 मोल लिख देना. ठीक है, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. वीक एसिड्स, फॉर एग्जांपल लाइक एसिटिक एसिड, ये ऊपर वाला जो एग्जांपल है, उसके लिए आपको वैल्यू मिलेगा. ठीक है, एंड उस वैल्यू को आपको फिर यूज करके सॉल्विंग करनी रहेगी. कैसे करनी रहेगी मैं बताऊंगा बाद में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट नोटिस करना अबाउट बेस. ठीक है, तो जैसे वीक एसिड के लिए, ठीक है, ग्रेटर Ka इंप्लाइज स्ट्रॉन्गर एसिड, वैसे ही बेस के लिए we have this dissociation constant called as Kb, base dissociation constant. For example, यहां पे आप नोटिस करोगे NH4OH. ठीक है, NH4OH is nothing but NH3 dissolved in water. ठीक है, NH3 plus H2O is basically this NH4OH. तो NH4OH dissociating into NH4 plus and OH minus का equilibrium constant is the Kb, base dissociation constant.
As I said, greater Kb, stronger is the base. ठीक है. तो ये एसिड एंड बेस का Keबी का इंट्रोडक्शन था. Keबी समझ में आया एसिड एंड बेस का. अब इक्विलिब्रियम के पर्सपेक्टिव से हम लोग लिखना सीख रहे हैं. नाउ अब नेक्स्ट नोटिस करना acid base theories. Now as such I should have taken this before talking about acids and base, but doesn't really matter. Arrhenius theory, I'm not even bothered about talking about it. H plus देगा, OH minus देगा, acid and base classification होगा. The more important theory, which is what will be the focus of this chapter, is going to be the Bronsted and Lowry theory. What is the concept of Bronsted and Lowry theory? यहाँ पे notice करना, in a reaction, if a substance is giving H plus, okay, then it is an acid. And if a substance is accepting H plus, then it is a base. Now, apart from this definition, the two important concepts that you are going to also learn from Bronsted and Lowry theory is the concept of amphiprotic substance. That is substance which can behave as both acid as well as base, and the concept of conjugate acid base pair. Okay, दो small time concepts हैं which come from Bronsted and Lowry theory that are going to be quite useful going forward. ठीक है, इनफैक्ट आपने जीओसी में भी उसका काफी यूज देखा होगा. नोटिस करना in very trivial terms, CH3COH aqueous plus H2O is giving CH3CO minus plus H3O plus. इसमें when you notice the reaction, CH3COH is giving H plus and H2O is accepting H plus. That means CH3COH is Bl acid, Bronsted and Lowry acid. H2O is a Bl base, Bronsted and Lowry base. It is accepting H plus. Now, if you notice this reaction in the backward manner, ठीक है, ये तो आपने फॉरवर्ड मैनर में नोटिस करा, बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी. दैट मींस CH3CO minus is accepting H plus. It is behaving as a base. And H3O plus is giving H plus. That means it is behaving like an acid. Now, CH3CO minus is going to be called as a conjugate base of CH3COH acid. And similarly, H3O plus is going to be called as a conjugate acid of H2O as base. Notice करना वापस से in another example, say NH3 plus H2O is giving NH4 plus plus OH minus. NH3 is accepting H plus. That means it's acting as a base. H2O is giving an H plus. That means it is acting as an acid. NH4 plus will be the conjugate acid of NH3, or you can say NH4OH. Okay? NH3 and NH4OH is going to be the same thing. NH3 dissolved in water is NH4OH only. Okay? So you can say that NH4 plus is conjugate acid of NH3 or NH4OH. I don't mind. OH minus, इसके लिए आप क्या बोलोगे? It will be a conjugate base of H2O acting as an acid. ठीक है. Now as you can notice, यहाँ पर H2O एक रिएक्शन में बेस की तरह एक्ट कर रहा है, एक रिएक्शन में एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, right? So we call it as an amphiprotic substance. It can behave as acid as well as a base. आपने ये amphoteric word भी सुना होगा. What is amphoteric substance?
सुना है पहले वर्ड एम्फोटेरिक? हाँ, तो क्या होता है एम्फोटेरिक? A substance which can behave as acid as well as base. And अभी amphiprotic भी मैंने बोला is a substance that can behave as acid as well as base. तो फिर दोनों में अंतर क्या है? Well, दोनों में अंतर है just of the factor that amphiprotic word comes from Bronsted and Lowry theory. That means amphiprotic substance can give as well as accept H plus, because that is the definition of acid and base in Bronsted and Lowry theory. Amphoteric as a word comes from a more general theory, that is the Lewis acid base theory. Lewis acid base theory किस पर based होती है? It is based on the concept of giving and taking electrons. It's a more general version of acid base theory. So amphoteric substance are substances which can give H plus as give electron pair as well as accept electron pair. ठीक है, समझ में आया? ठीक है. So in fact, there is a statement that can be made. But चलो ठीक है, मैं थोड़ा टाइम बाद लेता हूँ उसको. I'll bring up that statement a bit later. Coming back to this concept, ये तो amphiprotic का concept हो गया. Coming back to this concept of conjugate acid base pair. ठीक है, तो conjugate acid base pair पे थोड़ी सी हम लोग और clarity कर लेते हैं. Let me remove certain answers and ask you to fill in the information. Just give me one moment. All right. Conjugate acid base के बारे में बताना है. H2O acts as an acid. तो उसका conjugate base क्या होगा? Correct. OH minus. H2O acts as a base. तो उसका conjugate acid क्या होगा? H3O plus. H2SO4 acts as an acid. तो उसका conjugate base क्या रहेगा? हाँ, H plus in water is H3O plus only. ठीक है, but that is strictly in water. ठीक है, हो सकता है ना कि मान लो नॉन एक्वस फेज रिएक्शन हो रहा हो, तो फिर यू विल हैव टू राइट H3O plus. ओके, H2SO4 इसका क्या रहेगा? हाँ, करेक्ट, इट विल बी HSO4 माइनस. ठीक है, नॉट SO4 2 माइनस. A conjugate acid base pair has to differ by only one H plus. ठीक है, ऑल राइट. HSO4 माइनस का एक्टिंग एज एन एसिड, तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? नहीं, एज एसिड एक्ट कर रहा है. HSO4 माइनस इज एक्टिंग एज एन एसिड ओनली, यानी कि इट विल लूज H प्लस. आफ्टर लूजिंग H प्लस क्या बनेगा?
SO4 2 minus, that will be its conjugate base. हाँ, HSO4 minus amphiprotic है. HSO4 minus can actually act as base also. That means it can accept H plus as well. If it can accept H plus, then what will be its conjugate acid? Correct. H2SO4. H3O plus acting as an acid, what will be its conjugate base? Great. H2O is the correct answer. OH minus acting as a base, what will be its conjugate acid? नहीं वैष्णव, it is acting as base, मतलब it will accept H plus ना. Right? It will accept H plus, तो क्या बनेगा? H2O. अगर मैं ये लिखता OH minus acting as acid, which it doesn't do actually. OH minus acid की तरह नहीं बिहेव करता. ठीक है, बट अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता? O2 माइनस. ठीक है. The reason why we don't consider this is because of the simple fact that O2 माइनस आयन, ठीक है, मान लो आपने ऐसे Na2O कोई सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया, ठीक है, जो कि O2 माइनस आयंस दे देगा, तो ये O2 माइनस वाटर के साथ में रिएक्ट करके लाइक ऑलमोस्ट 100%, 99.999999999999999999 बहुत सारे 9 लगेंगे, देकर OH माइनस बना देता है. ठीक है, मतलब लाइक इट इज एक्सट्रीमली फॉरवर्ड. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ गिव्स यू द आंसर आल्सो कि समटाइम्स स्टूडेंट्स आल्सो कम अप विद दिस डाउट दैट H2O सर ठीक है, H2O गिविंग H plus plus OH minus समझ में आया, लाइक ये एक हो सकता है, बट can't H2O give the second H also, like can't OH minus give H plus plus O2 minus, right? So this is very very small. इसका equilibrium constant जो इतना small है कि it isn't practical to even think of it. ठीक है, all right. नहीं, वो मैंने डाउट का आंसर किया था सम्यक, इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आया होगा. द डाउट वाज दैट OH माइनस, ठीक है, if it is acting as an acid, which it doesn't do, but if it is acting as an acid, then उसका conjugate base क्या होगा? तो आप theoretically तो बोल ही सकते हो कि OH minus में से H plus हटा दो, if it is acting as an acid, तो क्या बचेगा? O2 minus, that will be its conjugate base. ठीक है, but I was talking about the practical aspect about it, that OH minus doesn't really behave as an acid. ठीक है, all right. हाँ, क्या कह रहे हो रुद्र? Amphoteric, amphiprotic. Amphoteric is a word coming from Lewis acid base theory. What is Lewis acid base theory? Acid accepts electron, base donates electron pair. ठीक है, तो कोई सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है या ले रहा है तो वो एम्फोटेरिक कहलाता है. Amphiprotic is a word which comes from the Bronsted and Lowry theory. That means if it is giving and accepting H plus, then it is called as amphiprotic. ठीक है, हाँ, वो प्रोटॉन वर्ड से भी आपको समझ में आ जाएगा. H plus is a proton only. Okay, तो as such
when we talk about Lewis acid base theories, the most accepted, the most general, the more robust theory is the Lewis acid base theory. This is the best available theory for classifying acids and bases. However, इस chapter में we don't really delve deep into Lewis acid base theory. Our calculations, our data points that we come up across are based on Bronsted and Lowry theory. That will be the focus of this chapter. ठीक है, थोड़े बहुत Lewis acid base theory के questions हैं which are something which is based on just noticing which will be Lewis acid, which will be Lewis base, which will be accepting electron pair, which will be giving electron pair. And I think ये आप enough GOC में practice कर चुके हो, तो I don't want to get there in qualitative details. All right. Next, let's look at the theoretical topic of factors affecting dissociation of weak electrolyte. Now, we don't have a subtopic like factors affecting dissociation of strong electrolytes because strong electrolytes are dissociating almost 100%. So we don't really need to be bothered about them. They are the easiest to work with. But weak electrolytes are partially dissociating, and their partial dissociation is going to be influenced by a certain number of factors that you have to keep in mind going forward. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे theoretically list out कर रहा हूँ. Again, not asking you to ratify it right away, but फ्यूचर में आप नोटिस करोगे, मैं आपको बोलूंगा अरे याद करो फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो याद कर लेना. ठीक है, नोट्स में लिखना और देख लेना क्या क्या फैक्टर है. पहला फैक्टर विच इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट. नाउ वैसे तो इस चैप्टर में 99.99% चांस है कि सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही रहेगा. ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है तो 100% मान के चलो कि सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही रहेगा. बट लेट्स से एडवांस्ड में 0.01% चांस है. In case they change the solvent, rather than say water, they take liquid ammonia, या let's say pure formic acid या pure ethanol is taken as a solvent. Then it affects the dissociation of weak electrolyte. How it affects is quantified by a property called as dielectric constant, epsilon r. What is this dielectric constant? This is called as relative permeativity. ठीक है, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आएगा एक, उसमें ये टर्म इंट्रोड्यूस करी जाएगी. ठीक है, बेसिकली दो चार्ज होते हैं Q1 Q2 एट अ डिस्टेंस r, राइट. तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखा जाता है? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, राइट. और ये K क्या होता है? दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? दैट इज एब्सोल्यूट परमिएटिविटी ऑफ वैक्यूम. ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब है? जब ये दो चार्ज वैक्यूम में रखे हैं. अगर ये वैक्यूम की जगह लेट से वाटर में रखे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाटर में कैसे प्रोपोगेट करेगा, दैट इज अ बिट डिफरेंट एंड इज कैप्चर्ड बाय दिस टर्म कॉल्ड एज एप्सिलॉन आर. तो ये k को फिर ऐसे लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर इज द relative permeativity of water. ठीक है, तो ये आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको बताएंगे. अभी जस्ट मैंने ऊपर ऊपर से एक आइडिया दे दिया. अभी आप देख सकते हो, लाइक यू कैन गेट अ हिंट फ्रॉम दिस दैट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
वो एप्सिलॉन आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर लेट से कटायन अनायन है, ठीक है, A+B-, ठीक है, कोई सॉल्ट है, एंड उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वाटर में कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेटर एप्सिलॉन आर वैल्यूज, तो दे विल डिसोसिएट मोर इजीली, देयर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और अल्फा वुड बी ग्रेटर। ठीक है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू ऑफ वाटर इज अराउंड 80, वन ऑफ द हाईएस्ट है। ठीक है, बाकी सब्सटेंसेस का इससे कम ही रहता है। इट इज रिलेटेड टू द पोलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ऑल राइट, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रख लो। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर, and this is something which you have studied in chemical equilibrium. अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो what happens to that equilibrium? Does it shift forward or backward? Right, it shifts forward, तो उसका अल्फा बढ़ जाएगा। ठीक है, another factor which affects the dissociation of weak electrolytes is dilution. डाइल्यूशन क्या है? इट इज वॉल्यूम को इंक्रीज करना। ये भी आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, एलसीपी, ली चार्टलियस प्रिंसिपल में। लाइक यू लुक एट द डेल्टा एन वैल्यू, यहाँ पर डेल्टा एन एक्वस वैल्यू, डेल्टा एन एक्वस ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो ये क्यू सी इज इक्वल टू क्यू एन इंटू वी की पावर माइनस डेल्टा एन एक्वस वाला टर्म है, राइट? अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो v किधर रहेगा? डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं v बढ़ा रहा हूं तो डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूं, मतलब q लेस देन k हो जाएगा, राइट? इफ v increases then q becomes less than k, implies shift is in the forward direction। ठीक है, और you could have thought of it subjectively also, LCP का स्टेटमेंट जो था। ठीक है, यहां पर नोटिस करना इसको ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ ही है। ठीक है हाँ, यहाँ पर इसको नहीं, वी कांट डायरेक्टली से दैट k इज इक्वल टू अल्फा। किसने कह दिया? नहीं, यहाँ पे नोटिस करना दैट if you mathematically look at it in a bit more detail, ठीक है, then in fact you come across this outcome which is saying that at infinite dilution or very low concentration, the degree of dissociation of weak electrolytes approach 1, that is they behave like strong electrolyte। ठीक है, ये मैथमेटिकली एनालाइज करने पर आ जाता है, जरूरत नहीं है आपको मैथमेटिकली एनालाइज करने की, बट मैं एक बार दिखा देता हूं। CH3CO- aqueous प्लस H प्लस aqueous, राइट? ये K है, C00, C1 minus alpha, C alpha, C alpha। How do you solve for alpha? Using Ka, तो C alpha into C alpha upon C1 minus, in fact C1 minus alpha, which makes it C alpha square upon 1 minus alpha। ठीक है, तो यहां पर यू सॉल्व quadratic of alpha। ठीक है, सो you'll get alpha as a function of C। ठीक है, आएगा कुछ अच्छा सा प्लेजेंट साइन दिखेगा, बट आएगा। और उसको जब आप ऐसे प्लॉट करोगे, ठीक है, तो फॉर मॉडरेट concentrations you will get a lesser value of alpha,
बट जैसे जैसे सी approaches low values, ठीक है, very low values, you will find alpha approaching the value of 1. कैसे? सॉल्व करो और खुद जान जाओ। चाहिए तो आज रात को आराम से बैठना और सॉल्व करना, वैल्यूज ले लेना, ठीक है। टेक के वैल्यू टू बी स्मॉल, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑल राइट, नाउ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर नोटिस करना, ठीक है, एक्चुअली यहां पर ही है। दैट फोर्थ फैक्टर इज कॉमन आयन इफेक्ट। नाउ व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? दिस इज अगेन जो आप लोगों ने ली चार्टलियस प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है। किस तरीके से आप एग्जाम्पल नोटिस करना, यहां पर यू हैव वन सिनेरियो जहां पर एसिटिक एसिड आपने प्योर वाटर में डाला एंड इट एस्टैब्लिशेस इट्स इक्विलिब्रियम, एंड अकॉर्डिंग टू इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू गेट द वैल्यू ऑफ इट्स अल्फा, ठीक है, सॉल्व करने पे आ जाएगा। कंपेयर इट विद अनदर सिनेरियो in which let's say you are adding acetic acid in already acidic water, मतलब वाटर में ऑलरेडी से HCl डाला हुआ था एंड उसमें अब आप एसिटिक एसिड डाल रहे हो। नाउ कैन यू सी देयर इज ऑलरेडी H plus ion in the solution, दैट मीन्स ये जो H plus था इट इज कॉमन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड HCl, ये ऑलरेडी सोल्यूशन में प्रेजेंट है एंड क्योंकि ये प्रोडक्ट की साइड पर है तो वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है काफी सारा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्टेड रहता है, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? इट इज शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट ज्यादा है तो बैकवर्ड होगा ना। नालायक कौन था ये? वैष्णव, मार खाओगे तुम। अमन तुम भी मार खाओगे। तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं अगली क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम के। प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्टेड रहेगा ना, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू डिफरेंट रहेगा से अल्फा डैश एंड दैट वैल्यू हैज टू बी लेसर, ठीक है। So what do we say this? We say this as presence of a common ion shifts the equilibrium in the backward direction, which reduces the extent of dissociation. ठीक है। Now notice करना strong electrolytes के लिए we don't take common ion effect. Common ion effect applicable रहता है but we don't take it for strong electrolytes because strong electrolytes पे इसका impact negligible होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा कोई 99.999999% डिसोसिएट कर रहा है, कॉमन आयन की वजह से वो 99.99% डिसोसिएट कर जाएगा। इट हार्डली मैटर्स, यू विल assume it to be almost completely ionizing. Strong electrolytes पर we neglect the effect of common ion, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ, चलो ठीक है, तुमको एक और एग्जांपल चाहिए। So let me ask you in this way, compare solubility of AgCl in water versus in NaCl solution.
ठीक है, तो अब एक सिनेरियो आपके सामने क्या है, एक सिनेरियो है आपके सामने, AgCl डाला प्योर वाटर के अंदर, ठीक है, एंड उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से ये Ag प्लस एंड Cl माइनस आयंस देगा, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो क्या है, एक सॉल्यूशन में ऑलरेडी NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो NaCl से ऑलरेडी Na प्लस एंड Cl माइनस प्रेजेंट थे, ठीक है, एंड फिर मैंने AgCl डाला, तो इस AgCl को क्या दिख रहा है, इसके इक्विलिब्रियम को, कि ऑलरेडी प्रोडक्ट तो प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड बैकवर्ड्स, राइट। यहां पर ये सॉलिड और सॉलिड में से मान लो S मोल्स डिसॉल्व हो रहे होंगे, S वुड बी द सॉल्युबिलिटी, तो यहां पर क्या रहेगा, ठीक है, यहां पर सॉलिड में से S डैश मोल से डिसॉल्व होंगे, एंड दैट S डैश विल बी सर्टेनली लेसर देन S, क्यों, बिकॉज प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? धीरे धीरे आएगा देखो काम, अभी कैलकुलेशंस जब हम देखेंगे तब आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे यूज, अभी ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, खास एग्जांपल्स लिए नहीं है, तो इसके लिए यू माइट फाइंड देम अ बिट ट्रिकी, बट दैट्स ओके। जैसे जैसे अभी अब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आगे जाके, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स काम आते जाएंगे, ठीक है, ऑल राइट। नाउ maybe you can answer a couple of questions based on what I have taught you till now. Let me ask one or two questions. ओके, क्या आंसर रहेगा इसका? All right, which of the following is amphiprotic in nature? Now, OH minus can accept H plus? Yes. Can it give H plus? The answer is no. ठीक है, H2PO2 minus, राइट, so you remember इसका स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना मैंने, HPHO minus double bond O. Can it give H plus? The answer is no. Can it accept H plus? The answer is yes. ठीक है, ये आयनाइजेबल H नहीं है इसके डायरेक्टली जो फास्फोरस के अटैच्ड है। What about HSO3 minus? It can give H plus? Yes. Right. ये वाला H plus ये दे सकता है यहां पर से। Can it accept H plus? The answer is yes. यहां पर ये एक H plus एक्सेप्ट कर सकता है ना, ठीक है। What about HF?
HF can give H plus. ठीक है, can it accept H plus? Well, actually नहीं, मतलब H2F plus आयन नहीं, वो एक्चुअली HF2 माइनस बाइफ्लोराइड आयन होता था, ये नहीं था। ठीक है, नहीं वो डेटिव बॉन्ड बना था बट नहीं शो करता, लाइक फ्लोरोनियम आयन नहीं मिलता, जैसे हाइड्रोनियम आयन मिलता है। ठीक है, H2O is something which can give and take H plus। ठीक है, बट जैसे NH3 है या HF है तो ये एम्फोटेरिक नहीं होते हैं। H2O एम्फोटेरिक होता है, NH3 HF ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आंसर रहेगा। ठीक है, हम्म, हाँ NH2 माइनस आता है, अमाइड आयन रहता है, बट लाइक उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही छोटा रहता है, तो इट इजंट समथिंग व्हिच वी कंसिडर। धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस आता जाएगा आपको। एम्फोटेरिक स्पीशीज अलग है, एम्फोटेरिक इज which can give and accept electron pair। ठीक है, ऑल राइट। हाँ मतलब दिस एक्चुअली ब्रिंग्स मी टू दैट, वो स्टेटमेंट हाँ मैं भूल गया था वो बताना, ऑल एम्फीप्रोटिक आर एम्फोटेरिक बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, ऑल एम्फीप्रोटिक आर एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फीप्रोटिक किस पे बेस्ड था? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, and amphoteric is based on the Lewis theory। All right, ये वाला क्वेश्चन का आंसर कर दो। ध्यान से नोटिस करना, दिस सब्सटेंस इज, इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब दिस सब्सटेंस इज एक्टिंग एज एसिड दैट इज गिविंग H प्लस, और फिर उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, तो सी और डी में से क्या आंसर होगा? चार्ज पे फोकस करो ना। CrH2O5 Cl
2+ है ये, राइट। तो CrH2O4 OH Cl, और ये H+ देना चाह रहा है, तो फिर यहाँ पे इसका चार्ज कितना होगा? चार्ज बैलेंस ये भी प्लस होगा ना। डी ऑप्शन आंसर होगा, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस रहना चाहिए ना। सी नहीं होगा बाबा, सी कर दिया तो राइट हैंड साइड पे 3+ और एक और प्लस 4+ चार्ज जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2+ ही है। ठीक है, चलो ऑल राइट, आज के लिए इतना बेसिक्स काफी है। मैंने आज डाउट्स नहीं डिस्कस करे केमिकल इक्विलिब्रियम के, बट प्लीज मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में आप करके लेके आ रहे हो, एंड वी विल कंटिन्यू विद आयनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा थियोरेटिकली रहेगा, एंड देन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलो ऑल राइट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।